किसले कुशवाहा ज्वाइन किए हैं ग्रुप में, तो हम सब लोगों की तरफ से किसले कुशवाहा को कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम, because he has been selected as an IAS from our category in this year. Now he is a IAS proper and he is IIT Delhi pass out, and before that he was also a group A officer through allied services. तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको देख के मन प्रसन्न होता है और बच्चों को इनकरेज होता है, इंस्पायर होता है। तो जस्ट वो थोड़ा लेट हुए क्योंकि डिप्टी सीएम केशव जी से इनका मुलाकात था, अभी ये फिर ज्वाइन किए हैं, अभी वो क्लास लेंगे और मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों के लिए अगले वीक या अगले संडे जब भी टाइम हो आप सब लोगों को गाइड करेंगे। देन आप सब लोगों की तरफ से किसले जी को स्वागत, वेलकम। किसले जी आप आए, इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं आपका 11 बजे से, वो सब आपका स्वागत कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। अब आपको हम अनम्यूट करके बोलते हैं, अब आप बताएं बच्चों को, और थैंक यू। आगे भी गाइड कैसे करेंगे इन बच्चों को वो आपको देना होगा, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपने आपके अच्छे कैसे आपने इंट्रोड्यूस किया मेरे को, एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से लेट हो गया आधे घंटे, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो अभी टाइम बचा है इसमें मैं अपनी बात, जितनी भी बात मेरे को मैं बता सकता हूँ विद माय एक्सपीरियंसेस, व्हाटएवर माय अंडरस्टैंडिंग इज, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को हेल्प होता है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे और अलग अलग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे होंगे। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ब्रीफ बता सकते हैं क्या, जो कंपोजिशन है स्टूडेंट्स की और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबल ब्रीफ में? जनरली बच्चे इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, किसले अपना कोई चाहे तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। कुछ बच्चे बीएससी साइंस ग्रेजुएट हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, इंजीनियरिंग फाइनल में है। अभी एक बेटी जो सुप्रिया बोल रही थी, सी इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड नाउ वर्किंग एज ए पीओ आल्सो, सी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग प्लस साइंस, और कुछ बच्चे आर्ट्स के भी हैं। तो आप इस हिसाब से बोल सकते हैं, जनरल में बच्चे 10 ठीक करेंगे। है, ओके। तो जैसा सर ने बताया कि सब कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, और ये काफी नेचुरल भी है कि हम अपनी जो स्कूलिंग होता है उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुएशन भी करते हैं, सो दैट वी इक्विप विद सम ऑफ द क्वालिटीज व्हिच आर नेसेसरी फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ, और हमारा जो एस्पिरेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अनुसार हम अपना करियर चूज करते हैं। लेकिन जब हम फाइनल ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद डिलेमा आता है कि क्या मास्टर्स करें या फिर किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, रिसर्च में जाएं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का, और वहाँ पे जो गाइडेंस होती है, दूसरों एक्सपीरियंसेस होता है, वो बहुत बहुत मैटर करता है कि दूसरे लोगों ने कैसे इस डिलेमा को रिजॉल्व किया। तो आप सबका ये अप्रोच होना चाहिए कि आप खुद को एक समझें, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ एरियाज को आइडेंटिफाई करें, फिर एक बार प्रॉपर डिसाइड कर लें कौन से फील्ड में जाना है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं गाजीपुर से आता हूं, और वहाँ पे मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन में क्लास 10 तक वो की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस पर्टिकुलर फेज में जो लाइफ का है, इनिशियल 20 ईयर्स, तो उसमें मैंने खुद को समझा कि मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे जो मोटिवेशन, किन एरिया से मेरे को मोटिवेशन आती है, और फिर उसकी वजह से जो मेरा अप्रोच होता है लाइफ का, वो डिसाइड होने लगा कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर हम वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना कि किस चीज़ से हम खुश रहते हैं, कौन सा क्वालिटीज़ है हमारे अंदर जो काफ़ी विविडली, बहुत प्रभाव से हमारे पर्सनालिटी में आता है, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसमें हमें इंटरेस्ट कम है, तो उसकी वजह से हम अपने जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, प्रोफेशन है, उसमें बहुत आराम से हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसको आर्ट ऑफ चूजिंग बोलते हैं, कैसे हम चीज़ों को चूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी सिविल सर्विसेज के बारे में बात करूँगा विस्तार में, और इसके बीच में अगर आपको कोई डाउट है या फिर एक नॉर्मल डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, या फिर इसमें हैंड रेज करने का आई थिंक ऑप्शन होता है आप लोग, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप लिख के भी पूछ सकते हैं, तो सो दैट आई विल टेक अप दोस क्वेश्चंस।
और इट विल बी मोर यूजफुल टू यू, क्योंकि आप लोग अभी कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो मुझे पता चल पाएगा, और मीटिंग में भी मैं उसको कुछ रिफ्लेक्शन दे पाऊंगा, मुझे क्या लगता है। तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा, फिर मैं अभी सर आपकी स्ट्रेटजी क्या था सर, थोड़ा अपने स्ट्रेटजी बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। और जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि जिस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में, मेरी आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है ना, एसी चल रहा है उसकी वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? नहीं नहीं, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है किसले। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन। तो जो एग्जामिनेशन होता है, कोई भी अगर एग्जामिनेशन आप टारगेट करते हैं, मे बी अगर गेट है, यूपीएससी है, या फिर अगर रिसर्च में आप जीमैट ट्राई करते हैं, तो हमेशा एक उनकी उस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन एक जॉब के लिए होता है, एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के लिए होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट होती है सर्टेन एप्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। उसमें कैलकुलेशन, जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है, वो सारी क्वालिटीज चेक होती है एग्जामिनेशन पेपर के। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपको एक जनरल आइडिया है, आप एक अंडरस्टैंडिंग है पूरे वर्ल्ड में जितने स्फीयर होते हैं, मिनिमल अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल में नहीं, बट आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कैसी है, सोसाइटी सामाजिक विवेचना आपको करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हिस्ट्री है उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ज्योग्राफी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम। जिस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है, अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट्स। जैसे ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं कि हमें पता होने चाहिए। उसके अलावा भी हम पढ़ते हैं, काफ़ी हॉलिस्टिक रीडिंग करते हैं, बट वो जो सिलेबस के पार्ट है ना, वहाँ वो क्रिटिकल एरियाज होते हैं, उनको हम मिस आउट नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है। तो अगर आप लोग लिखना है तो पहला पॉइंट होता है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें भी सब कंपोनेंट्स होते हैं कि अब सीखना है तो कैसे सीखेंगे, सिलेबस में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि सिलेबस के किस पर्टिकुलर वर्ड से आ रहा है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट क्राइसिस क्या है, तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज वाला जो एरिया है, बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, उससे रिलेटेड है। तो अब अलग अलग शब्द को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। पहला अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस में जो पहले के क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उससे आप कोशिश कीजिए कि सिलेबस को समझें। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है जो बेसिक अपने सिलेबस होंगे, 5-6 मेजर सब्जेक्ट्स में हम देख सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और पॉलिटी। तो ये 4 जो मेजर सब्जेक्ट हैं, इसमें कम से कम एक बुक आपको पढ़नी है, और उसको कई बार पढ़नी है, ताकि हम उस बुक में जो एसेंस है, राइटर क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसने जब बुक लिखा होगा तो क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जब बुक हम पढ़ते हैं तो केवल उतनी उसके वर्ड्स के अंदर भी काफी चीजें छुपी होती हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो एक है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि मैं सोच रहा हूँ काफी, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अधिकांश जो मेरी सोच है और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए। तो वैसे ही हमें बुक को भी देखना चाहिए कि जो राइटर है वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में जितनी भी चीजें हैं वो थोड़े से सेगमेंट, एक पर्टिकुलर चैप्टर बना के आपको बताने की कोशिश करता है। तो उसको बहुत डीपली पढ़ें। अगर एक चैप्टर 4-10 पन्नों का, तो उसको पढ़ें और उसमें सोचें कि ये राइटर ने इसी पैटर्न में क्यों लिखा है, इस बात को ऐसे ही क्यों बोला है, इसके और पहलू हो सकते हैं। जब भी आप इन 4 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करें
उस बुक को होलिस्टिकली बहुत डीपली पढ़ें हर एक चैप्टर को, और सोचें कि वो राइटर के बारे में भी जानने की कोशिश करें, और इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कैसे बुक लिखी जाती है, बुक को पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो पहला मैंने पॉइंट बोला था अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। सेकेंड पॉइंट है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स अपने, उस पर मिनिमम 1 बुक अपने को डीपली होलिस्टिकली पढ़नी है। कोई भी पेज, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, ये आपको गट बन लेना है। ठीक है, ओके। यस सर। यस, ओके। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, सिलेबस अपने को समझना है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अपने को बुक, जो भी हमारी प्रारंभिक बुक है, बेसिक बुक्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत डीपली पढ़ना है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा बुक पढ़ने को, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? तो इसको कर लो ना, फुल आवाज कर ले। हाँ बताइए। आप में से कोई भी शेयर कीजिए, जैसे आप मेन, अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन फैक्टर होता है ना, कितना डीपली हम बुक पढ़ते हैं, इस पे निर्भर करता है। और वो बहुत मुश्किल काम है, सुनने में आसान लगता होगा, बट किताबें पढ़ना, उसको याद कर पाना, समझ पाना बहुत एक मुश्किल काम है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने जो किताबें पढ़ी हुई है, कैसे आप लोग सर जैसे हम जियोग्राफी का पढ़ते हैं सर, माजिद हुसैन पढ़ा, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, या दोनों को अगर एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों को सर एक जगह करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है सर, उसका कुछ बताइए सर। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद माजिद हुसैन, या बस केवल माजिद हुसैन से हो जाएगा? जी ठीक है। हाँ, तो इसमें जैसे आपने बताया ना कि 2 बुक आप पढ़ रहे हो, तो दिक्कत जी आएगी। इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें एक बुक को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एनसीईआरटी में क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो क्लाइमेट टॉपिक पढ़ लिया, उसके मे बी 3-4 चैप्टर होंगे, ठीक है। ओशन करंट, क्लाइमेट के अलग अलग लेयर्स हैं, उसकी अलग होगी, इवेंट की अलग होगी, ऐसे 3-4 चैप्टर्स होंगे। तो आपने उसको पूरा टॉपिक को, क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप सोचिए उसके बारे में कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो राइटर ने एनसीईआरटी में लिखा है उसमें कहाँ कहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे हैं, और उन डाउट्स को आप अगर किसी दूसरे बुक से आप एनालाइज करेंगे उस पर्टिकुलर डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, तब बेटर होगा। वरना क्या होगा कि आप एक ही टॉपिक को 2-3 बार पढ़ेंगे और वो रिडंडेंट हो जाएगा, तो टाइम की एफिशिएंसी कम होगी। समझ रहे हो आप? तो जो उसमें से एक बुक है उसको आप पहले पकड़ो, और उसमें एक टॉपिक के जितने चैप्टर्स हैं उसको कर लीजिए, और फिर जितने डाउट्स आएंगे ना उसको लिखिए आप, और उस डाउट्स क्लियर करने के लिए नेक्स्ट बुक लिखिए। जी जी। और आप एक और तरीका होता है बुक पढ़ने का, जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, जी तो ये सारे टैक्टिक्स हैं जो कि हमें दिमाग में रखने चाहिए। एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम उसको आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए सोचते हैं कि पैराग्राफ में क्या क्या चीजें उसने राइटर ने हमें बताई। तो अगर हम दिमाग में रिकलेक्ट कर पाते हैं 10 सेकंड में, तो इसका मतलब है कि हमने उस टॉपिक को समझ लिया, ठीक है। और अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा, और उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो जब भी आप बुक्स पढ़ें, इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। जी जी जी। और सिलेबस वाले पॉइंट पे किस किस ने सिलेबस पढ़ा है, जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं? सर मैंने पढ़ा है। तो अच्छा, तो सिलेबस में जैसे अगर मैं पूछूं कि हिस्ट्री में 5-6 टॉपिक्स हैं, तो क्या आपको याद होते हैं? सॉरी, हाँ सर, मोटा मोटा मतलब जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो याद है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही अपने को चाहिए कि देखो, अगर मैं याद करने की कोशिश गवर्नमेंट में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो वो अपने को याद रहना चाहिए, काफी हेल्प करेगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बहुत सटीक वे में टॉपिक्स है ना, उससे डायरेक्ट लिंक करके क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ठीक है, तो ये दो मेजर एरिया हो गया कि अपने को रीडिंग वाले लेयर पे क्या काम करना है, ठीक है, सिलेबस एंड बेसिक बुक्स। सर ये जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर जो होता है सिलेबस, तो सर उसमें तो सीधा सीधा लिख देता है सर कि यहाँ हिस्ट्री का ये है, तो सर उसमें कैसे अलग करें सर? तो उसमें हम ये देख सकते हैं ना कि जैसे मान लो कि आप सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी जी टॉपिक है, तो उसमें हम देखेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए होंगे पिछले 6-7 सालों में। तो उन क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे उस सेलिएंट फीचर को सेगमेंट करके पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में फिर वो टॉपिक के बारे में हमें अंदाजा लग जाएगा। या फिर जैसे बहुत सारी कोर्स भी होते हैं, कोर्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हैं, तो उसी टाइप वैसे ही सिलेबस के टॉपिक्स उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया लग जाएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर देखो, जो टॉपिक कैसे आया उस आइडिया लगेगा। ठीक है, ओके ये सर मेरा एक प्रोसेस है, क्वेश्चन। मतलब ये अपने को करना ही पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। जी जी सर इकोनॉमिक्स के बारे में सर ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा बता दीजिए सर। अभी मैं सब्जेक्ट पे आऊंगा, ये अभी मैं ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है ना, जो अप्रोच रहना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जी आपको पेंटिंग है, तो दूर से पेंटिंग क्या दिखती है वो इम्पोर्टेंट है, और पास में जाके आप छोटे छोटे एरियाज में कैसे काम करते हैं, उसकी बना कैसे पेंटिंग बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, वो अलग अलग है। पहले हम लोग ऊपर से देख रहे हैं कॉलेज तो कैसे अपने को खुश रखना है, अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। तो ये दो बातें समझ में आई, बुक वाला और सिलेबस वाला। ठीक है, यस सर। तो तो आगे चलते हैं। किसले जी, हाँ 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 मैं ये बोलूंगा, हेलो, हाँ हाँ बताइए। किसले गाइडेंस बच्चों को बढ़िया है, और चूंकि टाइम की कमी रही है और अब 5 मिनट बाकी है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे गार्जियन बच्चों के अभिभावक भी इस ग्रुप में हैं जो आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। तो बच्चों को तो अच्छा गाइड के लिए मैं एक बार और अगली बार बुलाऊंगा कि कम से कम आप 1-2 अच्छा सेशन और लें, बढ़िया से किया जाए। इन द मीन अच्छा टाइम मैं चाहूंगा कि जो ऑडियंस में है, जो अभिभावक है या बच्चे हैं, किसले से कुछ कहना चाहते हो, कांग्रेट करना चाहते हो, वो भी अपनी बात बोल ले। किसले जरा उनको भी हाँ, बोलने के लिए ठीक रहेगा। बहुत सारे अभिभावक हैं आपसे जुड़ना चाहते थे, तो अच्छा। कोई भी आदमी किसले से कुछ बोलना चाहता हो, लेट माइक किसने ले, विनीता मैडम या कोई? यस सर, यस सर। नमस्ते 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 नमस्ते। ये हम हाँ, मैं भी यही हूँ, मेरी बेटी भी है। तो आपसे जो डाउट है, मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी ही क्लियर करे। शुक्रिया। Uh, यस। many congratulations to you for थैंक यू। आपने ये कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया ये वाला एग्जाम? लास्ट ईयर मेरा 4th अटेम्प्ट था, उसमें भी सिलेक्शन Okay. हो गया था, ये वाला 5th था। ओके, तो काफी तो लंबी जर्नी रही है मेरी। अच्छा, you were working before this preparation or you were studying only? मैंने 1 साल काम किया था और 3 साल प्रिपरेशन डेडिकेटेडली किया था, और लास्ट ईयर 2 साल वर्किंग हो गया था। हाँ, मैं तो यही बोलूंगी टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि वर्किंग के लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो वर्किंग में अपने को क्या करना है ना कि जैसे अगर मान के चलो कि 2-3 महीने में अपने को एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है, सो वी हैव टू गिव मोर नंबर ऑफ आवर्स। बट अगर अपने पास टाइम है, वी हैव 1 ईयर और 1.5 ईयर, तो अपने को आवरली बेसिस पे काम करना चाहिए। मेजर एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर लिए एंड वी हैव डेडिकेटेड अराउंड 200 आवर्स टू एवरी सब्जेक्ट। तो वैसे देखो कि अपने को 200 आवर्स कब कब अवेलेबल है और हम कैसे दे सकते हैं, फिर वैसे हो जाएगा। अपनी शेड्यूल को आप कैसे मेंटेन करो कि आधे घंटे 1 घंटे निकाल के आप कम्युनिटिवली मिनिमम 200 आवर पर सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन, मे बी जो काम 6 महीने में हो सकता था, इट विल टेक 1.5 ईयर। तो
that strategy will work. Okay. I have done this basic preparation. Almost 1.5 years I have given, but due to some work, hectic work issues, तो नहीं हो पाता है कभी-कभी. काफी बार you tend to lose that consistency. So you don't study properly whole year. अपने को क्लैरिटी रहनी चाहिए. हाँ. कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत पास होते हैं रिजल्ट के बाद, वी हैव ए हेजिटेशन या सेल्फ डाउट कि हाँ कितने पास हैं अपन, लेकिन वो क्लैरिटी दिमाग में रखते हैं एंड वी कैन वर्क हार्डर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे हमारी कमी है. अल्टीमेटली दैट इज द प्रोसेस ना. प्रोसेस को हमें और अच्छे से करना है. आइडेंटिफाई करो आप, टाइम मैनेजमेंट वैसे अकॉर्डिंगली करो. मे बी यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस. तो अपने को करेजियस भी रह पाना है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, हमारी कमिटमेंट्स क्या है, वर्क का, फैमिली का, सबको बैलेंस करते हुए एक फिजिबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालें. सबका होता है एंड इट इज पॉसिबल. अपन बहुत ज़्यादा बिजी तो नहीं रहते हैं. नॉर्मल लाइफ रूटीन में 7 to 8 आवर्स ही आपको काम करना होता है और फिर 5 से 6 घंटे निकाले जा सकते हैं. इट इज ओनली थिंग कि कैसे आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने टाइम है, क्योंकि 13 से 14 घंटा एक्टिव टाइम होता है सबके पास दिन में. सबको उसी में काम करना है. Okay, I think VP सिंह सर कुछ बोलना चाह रहे थे. प्लीज. और भी कोई गार्जियन या कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं प्लीज. सर ऑफिस में ही है क्या भाई? हाँ. हेलो. हेलो, हाँ बताइए. हाँ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद धन्यवाद. और मैं डॉक्टर VP सिंह बरेली से हूँ. अच्छा, मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूँ. हाँ, तो आप अभी तो मंसूरी में पहुँच गए होंगे ट्रेनिंग में? नहीं, अभी दिल्ली में है. अगस्त एंड में वहाँ पे ज्वाइनिंग करने का है टाइम. जी. और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई. कई फ्रेंड्स हमारे गाजीपुर के हैं मेरे साथ जॉब में, तो बहुत अच्छा किया आपने. पूरा अपना नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया, और चाह रहे हैं कि समाज के प्रति इस तरह से जो आज जो मीटिंग जो आयोजन किए हैं सर, इनको भी बहुत बहुत बधाई. कि इस माध्यम से काफ़ी लोग प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, और कैसे हमें IAS की तैयारी करना है क्या बताएंगे. और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कोई और प्लीज. कोई भी किसलर जी को बधाई देना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो, ओपन. क्योंकि किसलर जी अगली बार फिर बच्चों को जब सुटेबल टाइम मिलेगा देंगे, तो 2-3 मिनट है. किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो, लेट हिम टेल. Hello sir, my name is Anurag, and recently I am preparing for UPSC from the Bajirao Institute, Delhi. First of all, many congratulations to become an IAS officer. And the sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर how to self motivate in this journey, because हम मोस्टली 23 और 24 के एज के अराउंड होते हैं, जहाँ पे हमारी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और अपने आप को, अपने ड्रीम को भी फुलफिल करना होता है. तो सर इस जर्नी में हम अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं? यार देख, सेल्फ मोटिवेशन काफी इम्पोर्टेंट है. बिना उसके अगर हम काबिल भी हो ना, तो इट इज लाइक यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट, लेकिन खाना तभी अच्छा बनेगा जब आपका मूड और आपका मोटिवेशन होगा. मन भी करना चाहिए खाना, वरना फिर तो आप एक सिंपल डिश बना के भी जी सकते हो. तो मोटिवेशन काफी इम्पोर्टेंट है, तभी लाइफ में ब्यूटी आएगी, एंजॉयमेंट आएगा और प्रिपरेशन भी अच्छा होता है. इसमें आप 2-3 चीजें कर सकते हो फिजिबल, डिपेंडिंग कि आप अपनी दिनचर्या कैसे मैनेज करते हो, क्या चीज आपको लगती है. तो एक है कि आप थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो. सुबह टाइम पे आप मे भी थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हो.
अच्छे खाना खाओ, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है मोटिवेशन के लिए। इसके अलावा वीकेंड पे आप मिल सकते हो किसी से, और फैमिली अगर पास में है तो उससे भी आप 1-2 मिनट, इससे क्या होता है मूड अच्छा रहेगा। मोटिवेशन से ज्यादा मूड पे आई थिंक काम करने की जरूरत है, मूड खराब नहीं होना चाहिए। ओके सर। और इसके अलावा जनरल मोटिवेशन पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कर सकते हो कि 2 से 3 लोगों का ग्रुप बना सकते हो, डिपेंडिंग कि कैसे आपका कंपैटिबिलिटी है, मैच करता है, और फिर आप डिस्कशन करिए थोड़ा सा, कुछ फिजिबल स्टेप्स लो ना जो कि आपको अच्छे मूड में रखिए और आपका पढ़ाई वाला जो आर है वो काफी वेरी करेगा, बट जनरल एडवाइस फिटनेस पे और अपने मूड अच्छे रखने का काम। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है? मतलब टाइम काफी कम मैंने